अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। मरकजी हुकूमत ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कमेटी बनाने पर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है। हालांकि इस बात का ध्यान रखने पर जोर दिया कि गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासिर न हो। अडानी हिंडनबर्ग तनाज़े पर समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मरकजी हुकूमत को मुस्तकबिल में सरमायाकारों की सिक्योरिटी यकीनी करने के लिए एक कमेटी तश्कील देने पर कोई एतराज़ नहीं है। साथ ही सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि सभी हालात से निपटने में अहल है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता जुमे को अडानी हिंडनबर्ग तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान अदालत ने मरकजी हुकूमत से कमेटी बनाने पर अपना नजरिया रखने के लिए कहा था। इसी ताल्लुक से हुकूमत ने वाज़ेह किया कि जांच कमेटी बनाए जाने पर उसे कोई एतराज़ नहीं है। इस वजाहत के बाद अदालत ने कमेटी के अराकीन से मुतालिक मरकज़ को अपना मशवरा सील बंद लिफाफे में सौंपने की इजाज़त दे दी। काबिल ज़िक्र है कि अडानी हिंडनबर्ग मामले की समाअत 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और JB पार्टीवाला की बेंच में हुई थी। इस दौरान अदालत ने इशारा दिया था कि वो मशवरे के लिए माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दे सकता है। अदालत ने मुस्तकबिल में सरमायाकारों को बड़े नुकसान से बचाने के लिए सिस्टम में इस्लाह की ज़रूरत पर भी जोर दिया था। राज्यसभा की कार्रवाई अडानी मामले को लेकर अपोजिशन अरकान की नारेबाजी के दरमियान 13 मार्च की सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आपको बता दें कि बजट सेशन का दूसरा इजलास 13 मार्च से शुरू होगा। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे की तकरीर के खत्म होने के बाद अपोजिशन के अरकान ने पार्लियामेंट में हंगामा किया। इसके अलावा अपोजिशन अडानी बहरान के मामले पर JPC के मुतालबे पर अटल हुई है। इससे कबल अपोजिशन अरकान की हंगामा राय की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई 11:50 तक मुलतवी की गई थी। अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई जैसे नारे लगा रहे थे। कार्रवाई 11:50 पर दोबारा शुरू हुई, लेकिन अपोजिशन ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर ने अपोजिशन को मनाने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन के अरकान नारेबाजी करते रहे, जिसके बाद चेयरमैन ने राज्यसभा की कार्रवाई 13 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया था कि रजनी पटेल को हुकूमत के दबाव में मुअत्तल किया गया। उधर लोकसभा की कार्रवाई भी 13 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 13 मार्च 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। I will take up the question hour now. Question hour. Question number 106. Dr. Radha Mohan Das Agarwal. अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन मैं कैसे The House, I am constrained on account of persistent disruption, and I would go to the extent of saying deliberate disruption. In spite of my pleadings, obstruction is being created, and that is not the way to run the House. We have lost precious time already. We should have been. So, insult the guardian day in and out? Is that the approach? Sorry. Honorable members, I am pleading with you for the last time. If the House will be subjected to such kind of disturbance, disruption, violation of rules, I will be constrained to act as per expectation of the people. They do not want us to be in disorderly situation. They do not want us to continue this. Honorable Minister. Table of the House. Honorable
ऑनरेबल मिनिस्टर, माननीय सप्लीमेंट्री नंबर 1। माननीय उपसभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को 1.12 करोड़ के स्थान पर 1.20 करोड़ मकान स्वीकृत करने, 1.06 करोड़ मकान डाउन करने और 67 लाख मकान हैंडओवर करने के लिए बधाई देता हुआ 2 सवाल पूछूंगा। मेरा पहला सवाल है कि किन राज्यों ने इस योजना का सही तरीके से लाभ नहीं लिया और कहां यह योजना सबसे कम लागू की जा सकी। ऑनरेबल मिनिस्टर। The operative thrust of this question is on ineligible beneficiaries. Sir, the determination of who constitutes an eligible beneficiary has to be made by the concerned state government, and the criteria is quite clear. Those who do not have a The House stands adjourned to meet on Monday, 13th of March 2023 at 1100 hours. हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद से अडानी की सल्तनत पूरी तरह से हिल गई है। गौतम अडानी को न सिर्फ लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ, बल्कि कंपनी के शेयर्स भी स्टॉक मार्केट में मुकम्मल तौर पर गिर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की मार्केट कैप को $120 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। इन सब के दरमियान गौतम अडानी हिंडनबर्ग के झटके से निकलने के लिए एक नया मंसूबा बना रहे हैं। अगर रिपोर्ट्स पर यकीन किया जाए तो गौतम अडानी की ज़ेर क़यादत जमात ने अपने रेवेन्यू में इजाफे के हदफ को अदा कर दिया है और साथ ही अपने सरमाए के अखराजात को मौखर करने के मंसूबे पर काम कर रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी के ग्रुप ने अपने रेवेन्यू टारगेट को बढ़ाने का हदफ अदा कर दिया। मालूमात के मुताबिक ग्रुप अगले माली साल में अपनी आमदनी में इजाफे को 15 से 20% तक महदूद कर सकती है, जबकि ग्रुप का हदफ पहले 40% था। इसके अलावा ग्रुप ने अपने सरमाए के अखराजात को कम करने की मंसूबाबंदी शुरू कर दी है। अगर माहिरीन पर यकीन किया जाए तो ये ग्रुप जिस तरह से अपने प्रोजेक्ट्स के साथ तरक्की कर रहा था उस पर ब्रेक लगाएगा और अपनी माली सेहत को मजबूत बनाने को तरजीह देगा। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी को लोकसभा सेक्रेटेरिएट के जरिए दिए गए नोटिस पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इतराज जाहिर किया। राज्यसभा में हिज़्ब मुखालिफ लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीर के रोज कहा कि पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने सनअतकार गौतम अडानी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान रिश्तों के बारे में जो कहा इसमें कुछ भी गैर पार्लिमानी नहीं था। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे के जरिए कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट को भेजे गए इस्तेहकाक के खिलाफ वर्जी नोटिस पर रद्दमल देते हुए खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में जो कुछ भी कहा वो पहले से ही मंजर आम पर है और इसमें कुछ भी गैर पार्लिमानी नहीं है। इसके लिए वो इसी तरह नोटिस का जवाब देंगे। वाज़ेह है कि राहुल गांधी को लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने 8 फरवरी को नोटिस भेजा था, जिसका उन्हें 15 फरवरी तक जवाब देना है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट ने 2014 में बीजेपी की क़यादत वाले एनडीए के इख्तिदार में आने के बाद अडानी की दौलत में अचानक इजाफे की तरफ इशारा करते हुए उनके मोदी के साथ रिश्तों पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म पर क्रोनी कैपिटलिज्म का भी इल्जाम आयद किया था। पार्लियामेंट के रवां बजट इजलास के दरमियान मुख्तलिफ मसाइल पर हिकमत अमली तय करने के लिए पीर के रोज अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग पार्लियामेंट हाउस में वाक़ राज्यसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में मुनक़िद हुई। इस मीटिंग में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने हिस्सा लिया। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में जिन मसाइल पर बात हुई उनमें अडानी का मामला और गुज़िश्ता हफ्ते ऐवान बाला में खड़गे की तकरीर को रिकॉर्ड से खारिज करना शामिल है। कांग्रेस दीगर अपोजिशन पार्टियों के साथ मिलकर अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की जांच के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तहकीकात या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के जरिए इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी ग्रुप कई दहाइयों के दौरान स्टॉक की हेराफेरी और अकाउंटिंग फ्रॉड स्कैम में मुलविस रहे। कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ने पीर के रोज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पार्लियामेंट में स्पीच का जिक्र करते हुए
अपने बेइज्जती का इल्जाम लगाया। केरल के वायनाड में राहुल गांधी ने कहा कि पीएम ने कहा कि मेरे नाम में गांधी क्यों है, नेहरू क्यों नहीं है, ये मेरी बेइज्जती है। राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान में वालिद का सरनेम लगाते हैं, शायद मोदी ये समझते नहीं है। राहुल ने कहा कि पीएम खुद को बहुत ताकतवर समझते हैं, उन्हें लगता है कि अब सब उनसे डर जाएंगे, लेकिन उन्हें शायद पता नहीं कि वो आखिरी शख्स होंगे जिनसे मुझे डर होगा। मैंने पार्लियामेंट में जो भी कहा सच कहा और इसीलिए मेरे मन में डर नहीं था। मेरी बेइज्जती से कुछ नहीं होगा, सच तो सामने आ ही जाएगा। Few days ago, I gave a speech in Parliament about the relationship between our Prime Minister and Mr. Adani. I spoke in the most polite, respectful tone. I did not use any bad language. I did not abuse anybody. I just raised certain facts. I pointed out how Mr. Adani traveled with the Prime Minister to foreign countries and immediately after was rewarded by getting contracts in these countries. I showed how 30% of the airport traffic is today controlled by Mr. Adani simply because he has a relationship with the Prime Minister. I spoke about how the rules were changed so that Mr. Adani could get these airports. Earlier, people who did not have experience in running airports were not allowed to participate, and the rules were changed to allow Mr. Adani to participate. The Niti Aayog, other institutions commented on this and said he should not be allowed, but he was still allowed. An official in Sri Lanka stated in a meeting in Sri Lanka in a public hearing that the President of Sri Lanka told him that Mr. Modi had pressurized him to give a contract to Mr. Adani in Sri Lanka. Immediately after the Prime Minister went to Bangladesh, Mr. Adani gets a contract from Bangladesh. Mr. Adani and the Prime Minister go to Australia. The State Bank gives a loan of $1 billion to Mr. Adani for a mining project. The biggest, most strategic airport, Mumbai Airport, is taken over by Mr. Adani. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कबायली बरदरी से तालीम पर खुसूसी तवज्जो देने का मुतालबा करते हुए कहा कि बक्सा बरदरी तालीम, समाजी और इक़्तिसादी समेत तमाम शोबों में पीछे है, जबकि हुकूमत चाहती है कि वह कदम ब कदम तरक्की करे। पीर को उत्तर प्रदेश में अपने क़याम के दूसरे दिन सदर ने लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के 10वें जलसे तक़सीम असनाद की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि भारत के पास आज दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा स्टार्टअप माहौलियाती निज़ाम है, लिहाजा तमाम तालीमी इदारों, बिलखुसूस यूनिवर्सिटियों और तकनीकी तालीमी इदारों को इस माहौलियाती निज़ाम से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने तुलबा की तहकीक और इख्तिरा के लिए हौसला अफजाई करनी चाहिए। कल ही मैंने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समापन समारोह में भाग लिया। ये समिट देश और प्रदेश में एक नई ऊर्जा के संचार का संदेश दे रहा है। इससे निवेशों और व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण बन रहा है। आज मैं यहाँ से अपील करना चाहूँगी कि आप सब शिक्षा को इस अनुकूल वातावरण से जोड़ें। हमारे विश्वविद्यालय को एक ऐसे केंद्र के रूप में विकसित करें जहाँ जन कल्याण के लिए नई नई अनुसंधान किया जाए, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के हब बने, स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन सेंटर बने। मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी यदि हमारे शिक्षण संस्थान देश और प्रदेश में नई क्रांति और सामाजिक संपन्नता और समता के संदेश वाहक भी बने। आज भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश है। सभी शिक्षण संस्थानों, विशेष रूप से विश्वविद्यालयों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों से ये अपेक्षा है कि ये इस इकोसिस्टम का भरपूर लाभ उठाए और अपने विद्यार्थियों को रिसर्च और इनोवेशन के लिए प्रोत्साहित करें। उनका ये
प्रयास भारत को इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में एक सशक्त राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी रिसर्च और इनोवेशन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। कौशल आधारित शिक्षा, लचीली पाठ्यक्रमों और बहु विषयक दृष्टिकोण पर बल देने हुए हेतु भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने ही इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को इस शिक्षा नीति को लागू करने में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में यलहंका के एयरफोर्स स्टेशन में एरो इंडिया 2023 के 14वें एडिशन का इफ्तिताह किया। एरो इंडिया 2023 का थीम एक अरब मौके का रनवे है और इसमें तकरीबन 100 गैर मुल्की और 700 हिंदुस्तानी कंपनियों समेत 800 दिफाई कंपनियों के साथ 80 से ज्यादा ममालिक की शिरकत होगी। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक ये तकरीब देसी आलात या टेक्नोलॉजी की नुमाइश और गैर मुल्की कंपनियों के साथ शिराकत दारी कायम करने पर तवज्जो मरकूज करेगी। इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बेंगलुरु का आसमान नए हिंदुस्तान की सलाहियतों की गवाही दे रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नई बुलंदी नए हिंदुस्तान की हकीकत है। आज हिंदुस्तान नए बुलंदियों को छू रहा है। दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। एरो इंडिया का ये आयोजन आज नए भारत की नई अप्रोच को भी रिफ्लेक्ट करता है। दुनिया की डिफेंस कंपनियों के लिए भारत केवल एक मार्केट ही नहीं है, भारत आज एक पोटेंशियल डिफेंस पार्टनर भी है। ये आत्मनिर्भर भारत का वो बढ़ता सामर्थ्य है जो देश दशकों से सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, वो अब दुनिया के 75 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट। साथियों, जब कोई देश नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ता है तो उसकी व्यवस्थाएं भी नई सोच के हिसाब से ढलने लगती है। एरो इंडिया का ये आयोजन आज नए भारत की नई अप्रोच को भी रिफ्लेक्ट करता है। एक समय था जब इसे केवल एक शो या एक प्रकार से सेल्फ इंडिया की एक विंडो भर माना जाता था। बीते वर्षों में देश ने इस परसेप्शन को भी बदला है। आज एरो इंडिया केवल एक शो नहीं है, ये इंडिया की स्ट्रेंथ भी है। आज ये इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के स्कोप को भी फोकस करता और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी फोकस करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज दुनिया की डिफेंस कंपनियों के लिए भारत केवल एक मार्केट ही नहीं है, भारत आज एक पोटेंशियल डिफेंस पार्टनर भी है। ये पार्टनरशिप उन देशों के साथ भी है जो डिफेंस सेक्टर में काफी आगे हैं, जो देश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए एक भरोसेमंद साथी तलाश रहे हैं। भारत उनके लिए भी एक बेहतर पार्टनर बनकर आज उभर रहा है। हमारी टेक्नोलॉजी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में एयर शो में शामिल होने के बाद इंतखाबी रैली में हिस्सा लेने त्रिपुरा पहुंचे। वहां उन्होंने लेफ्ट की हुकूमतों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाएं बाजू ने त्रिपुरा के लोगों को अपना गुलाम समझ लिया था। 30 साल तक वहां बाएं बाजू ने इख्तिदार संभाला। इस दौरान उन्होंने त्रिपुरा को बर्बादी के रास्ते पर ढकेल दिया। वहां लोगों का बुरा हाल था, उसे लोग कभी नहीं भूल सकते।
भाइयों बहनों, वामपंथी और कांग्रेस अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए, इनकी ये कांग्रेस और लेफ्ट केरल में क्या कर रहे हैं, कल ही आपने देखा होगा, माथा कर दी उन्होंने दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ। केरल में कांग्रेस और वामपंथ के बीच में कुश्ती चल रही है, लड़ाई चल रही है, और त्रिपुरा में दोस्ती कर रहे हैं। केरल में कुश्ती, त्रिपुरा में दोस्ती, लेकिन नेताओं की ये दोस्ती क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और वोटरों के बीच भी हो सकती है क्या? कांग्रेस के वो कार्यकर्ता, कांग्रेस को वो पुराने वोटर जिनको दशकों तक लेपाओं ने प्रताड़ित किया, तंग किया, चोट पहुंचाई, उनके जवान बेटों को मार दिया, क्या हमारे लोग लेप के इन करतूतों को भूल जाएंगे क्या? ये नेता लोग सत्ता भूख में उन पर हुए अत्याचारों को भुला करके राजनीतिक स्वार्थ के लिए निकल पड़े हैं। क्या त्रिपुरा की जनता ऐसे लोगों को माफ करेगी? एक झंडा लगाने तक के लिए जिनके अपनों का खून बहाया गया, क्या वो पुरानी बातें भूल जाएंगे? वो भी सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस के कुछ नेताओं को सत्ता की भूख है, उन्हें अपनी तिजोरी भरनी है। इनके लिए अपने कार्यकर्ताओं और अपने वोटरों की भावना बिल्कुल मायने नहीं रखती। त्रिपुरा के लोगों को लेफ्ट और कांग्रेस के ऐसे स्वार्थी गठबंधन से बच करके रहना है। साथियों, भाजपा त्रिपुरा की सुरक्षा और विकास की गारंटी है। भाजपा विकास में भेदभाव नहीं करती है। भाजपा झंडे के आधार पर सरकारी लाभ में भेदभाव नहीं करती, क्योंकि भाजपा बदले की नहीं, बदलाव की राजनीति करती है। जनहित और राष्ट्रहित की राजनीति करती है। इसलिए पिछली बार की तुलना में इस बार भाजपा ज्यादा वोटों के साथ वापसी कर रही है, आपके आशीर्वाद से कर रही है। और मैं आपको वादा करता हूं, एक एक वादा पूरा करूंगा। हर क्षेत्र, हर वर्ग में अभूतपूर्व समर्थन भाजपा को मिल रहा है। मैं त्रिपुरा के हर भाई बहन को ये भरोसा देने आया हूं कि भाजपा के रहते आपको कोई नुकसान नहीं। 14 तारीख यानी वैलेंटाइन डे के दिन काओ हग डे मनाने की अपील पर बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने तंज कसा। ममता बनर्जी ने पीर के रोज बंगाल असेंबली में कहा कि हमें वैलेंटाइन डे पर गायों को गले लगाने के लिए कहा गया है, लेकिन अगर गाय सींग मार दे तो क्या होगा। ममता ने तंज कसते हुए कहा कि मुझे इस बहादुरी वाले काम को करने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन बीजेपी को इससे पहले गाय को गले लगाने वाले शख्स को 10 लाख रुपए और भैंस को गले लगाने वाले को 20 लाख रुपए का बीमा देना चाहिए। दरअसल मरकजी हुकूमत के एक वजारत के तहत आने वाले एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक चिट्ठी लिखकर 14 फरवरी को काऊ हग डे मनाने की अपील की थी। हालांकि अगले ही दिन उस अपील को वापस ले लिया गया था। कांग्रेस कायद जयराम रमेश ने भी इस अपील का मजाक उड़ाते हुए पूछा था कि आखिर ये आइडिया किसका था। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी अवाम के हुकूक को कुचलना नहीं बल्कि उनकी बातों को सुनना है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हुकूमत लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर तक लोगों के हुकूक को दबा रही है और जो लोग अपने हुकूक की बात करते हैं उन्हें मजालिम का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट किया कि लद्दाख में अपने आईनी हुकूक की बहाली का मुतालबा करने वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। कश्मीर में आम लोगों की सुनवाई किए बगैर उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत को अमन और आवाम का एतमाद जीतने के लिए उनकी बात सुननी चाहिए।
जम्मू कश्मीर में असेंबली सीटों की हदबंदी के तरीकेकार को चैलेंज करने वाली अर्जी आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने हदबंदी के अमल को दुरुस्त ठहराया और साथ ही कहा कि आर्टिकल 370 के गैर फाल होने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तश्कील देने का मसला उसके पास ज़ेरे इल्तिवा है। इस समाअत में अदालत उज़्मा ने इस पहलू पर गौर नहीं किया है। काबिल जिक्र है कि श्रीनगर के रहने वाले हाजी अब्दुल गनी खान और मोहम्मद अयूब मटू ने जम्मू कश्मीर में असेंबली सीटों की हदबंदी पर सवाल उठाया था। तजावुजात मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज एक अहम समाअत के दौरान कहा कि किसी शख्स को तजावुजात करने वाला यानी इनक्रोचर बताकर उसे हटाना मसले का हल नहीं है। मुंबई में वाक़ई एकता वेलफेयर सोसाइटी की अर्जी पर समाअत करते हुए हाईकोर्ट ने वाज़ेह लफ्जों में कहा कि तजावुजात के इशू पर संजीदगी से गौर करने की जरूरत है और सिर्फ बुलडोजर चलाना उसका हल नहीं है। दरअसल एकता वेलफेयर सोसाइटी को रेलवे की तरफ से नोटिस जारी की गई जिसमें दावा किया गया कि सोसाइटी के बाशिंदों ने रेलवे की जमीन पर कब्जा किया है। दिल्ली मेयर के इंतखाबात चौथी बार टल गए। आम आदमी पार्टी की मेयर कैंडिडेट शैली ओबराय ने पिटीशन लगाकर मनोनीत यानी नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर्स को मेयर इलेक्शन में वोटिंग राइट देने के फैसले को चुनौती दी है। कोर्ट ने पीर के रोज कहा कि हम इस पर 17 फरवरी को सुनवाई करेंगे। इस वजह से दिल्ली मेयर का इंतखाब एक बार फिर टल गया है। असम पुलिस के 3 फरवरी से चाइल्ड मैरिजेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के बाद से अब तक 3015 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वज़ीर आला हिमंत बिस्वा शर्मा ने पीर के रोज सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चाइल्ड मैरिज के खिलाफ कार्रवाई अब तक काफी शिद्दत से चलाई गई। 3015 अफराद की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। दूसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी इस मुहिम में कई इक़दाम लिए गए हैं जिसकी मुख्तलिफ तबकों से काफी मजम्मत की जा रही है। शदीद तबाही का सामना करने वाले तुर्किया में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इत्तलात के मुताबिक इतवार को तुर्की के जुनूब मशरकी इलाके कोहरामन मारास में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए जिसकी शिद्दत रिक्टर स्केल पर 4.7 रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब तुर्किया और शाम में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 34,000 से तजावुज़ कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने इतवार को ज़लज़ले से मुतासरा शाम के लिए इंतहाई ज़रूरी इमदाद की फराहमी में नाकामी की मज़म्मत की और खबरदार किया कि हलाकतों की तादाद 34,800 से तजावुज़ कर सकती है। जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है मरने और जख्मी होने वालों की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है। अब एक अहम खबर श्रीलंका से है। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी LTT का चीफ विलुप्पिल्लाई प्रभाकरन जिंदा है। तमिलनाडु के कांग्रेस कायद और वर्ल्ड कन्फेडरेशन ऑफ तमिल के सदर पाझा नेदुमारन ने पीर के रोज यह दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रभाकरन न सिर्फ जिंदा है बल्कि सेहतमंद भी है। हमें भरोसा है कि इससे उनकी मौत की अफवाहों पर एक फुल स्टॉप लग जाएगा और वो जल्द ही दुनिया के सामने आएंगे। नेदुमारन के बयान के बाद तमिलनाडु कांग्रेस चीफ KS अलीगिरी ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं। अगर प्रभाकरन सामने आते हैं तो मैं जाकर उनसे मिलूंगा, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभाकरन को करीब 14 साल पहले श्रीलंका की हुकूमत ने मुर्दा डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद श्रीलंका के जाफना में LTT और वहां की फौज के बीच काफी जंग जो चल रही थी उसे खत्म करने का भी ऐलान किया गया था। श्रीलंका की हुकूमत के मुताबिक LTT चीफ प्रभाकरन 17 मई 2009 को श्रीलंकाई फौज के एक ऑपरेशन में मारा गया था। उस वक्त एक DNA टेस्ट करवाकर यह तस्दीक की गई थी कि प्रभाकरन की मौत हो चुकी है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।